वेलकम बैक। कुछ यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारा एमसीक्यू देखा है, आई होप आपने उसको पहले देख लिया। अब उसके बाद देखिएगा तो आपको सिस्टमेटिक लगेगा। ठीक है, देखो ये सारे एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं है पढ़ने में और इसको सोल्व करने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप खुद से करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे 40 नंबर आ रहा है, इससे पहले हम लोग लगभग 39 तक कर चुके थे। क्या है यहाँ पे बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छे से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बोलता है कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, नंबर 1, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रेजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क। ठीक है, बिल्कुल आप जानते हैं ना ये क्या है, ये आपका केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसमें 2 स्टेटमेंट होता है। एक तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है, ठीक है, और एक है आपका क्लासियस का। तो दूसरा देख लो क्या है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी सही है। यही क्लासियस ने कहा था कि सिंपली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जो है हीट मूव करेगा, है ना। जब भी हीट मूव करता है तो कहाँ से कहाँ करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ कभी नहीं जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो ये जो स्टेटमेंट था ये आपका क्लासियस का स्टेटमेंट है जी। ठीक है, तो दोनों ही सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बोलता है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों जो है हीट लॉ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। नंबर 41 देखो, 41 क्या है यहाँ पे बोलता है आइडेंटिफाई द ऑड वन। बोलता है जो थोड़ा हट के उसको देखिए। तो क्लासियस का स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। केल्विन्स प्लैंक ये भी आपस में, चूंकि थर्मोडायनामिक्स का 2 पार्ट होता है, एक क्लासियस का है और दूसरा आपका केल्विन का है। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बिल्कुल अलग हो गया। क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ में क्या होता है, इसमें हम लोग जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसका ये लॉ है जिसमें हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो ये हट करके है, तो यहाँ पे ऑड छांटना था, तो ये आपका 4th नंबर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका 42 क्वेश्चन है। क्या बोलता है, रेफ्रिजरेशन इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए जो रेफ्रिजरेशन है, तो जैसा हम लोग बात किए थे कि जो कैरनोट इंजन है वो रिवर्सिबल होता है और रिवर्स वाले में ही रेफ्रिजरेशन का वर्किंग डिफाइन किया गया है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, 43 है, द सेकेंड ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंक्लूड्स दैट द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन का इफिशियंसी क्या है, कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इज लेस देन 100% इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप पढ़ रहे हैं और आप आंसर दे रहे हैं, इसी तरह का आता है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं रहता। तो आप भाई करते चलो, आप करो। ठीक है, नंबर 44 देखिए, ए हीट इंजन इज प्रोड्यूसिंग 20 किलो वाट ऑफ वर्क। ठीक है, तो किलोवाट में दिया है, वर्क 20 किलोवाट है, तो ये आपका वर्क दिया हुआ है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वर्क कितना दे दिया है, 20 किलोवाट। ठीक है, चलो आगे, बट इट कैन प्रोड्यूस 40 किलोवाट बोलता है। लेकिन अच्छा, 2 तरह का वर्क है, ये W1 हो गया, ये हो गया W2। तो बोल रहा है कि ये 40 किलोवाट तक जा सकता था। ठीक है, इसका वर्किंग, ठीक है, इफ इट ऑपरेट ऑन रिवर्सिबल साइकिल। व्हाट कैन बी सेकेंड लॉ इफिशियंसी ऑफ द इंजन। ठीक है, तो बोलता है कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इफिशियंसी ऑफ इंजन क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान है इसको फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे, देखिए ईटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग ईटा जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होता है जी, ये होता है वो जो भी वर्क डन हुआ, ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का ना, जैसे वर्क डन बाय क्यू एब्जॉर्ब, ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इफिशियंसी, जो इसका इफिशियंसी है वो कैसे बढ़ेगा, तो इफिशियंसी जो है, जो ईटा है, ये बढ़ता जाएगा। कब, जैसे जैसे ये जो गैप है ना ये घटता जाएगा। क्या होता जाएगा, गैप आपका जैसे जैसे घटता जाएगा। मतलब होता क्या है, होता ये है कि हम हीट
को जो है सोर्स से लिया जाता है, ठीक है, ये सोर्स है, तो इससे हीट एब्जॉर्ब किया गया, ये वर्क डन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और एक पार्ट क्या होता है फिर आपका, ये Q1 है तो ये Q2, फिर एक पार्ट Q2 जो है वो आपको सिंक को चला जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि जितना ये गैप कम होगा, मतलब क्या, मतलब अगर पूरा Q1 ही W में बदल गया तब तो ये स्पेशल केस है, ठीक है, आइडियल केस है जिसमें 100% इफिशियंट हो जाएगा। लेकिन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि क्या हो, ये जो एब्जॉर्ब हीट है इसके और W के बीच में गैप कम होता चला जाए, ठीक है। तो ये जैसे जैसे गैप कम होगा इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखिएगा इफिशियंसी का फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्या कि W एक्चुअल, जो एक्चुअल हो रहा है सो डिवाइडेड बाय क्या, W आपका मैक्सिमम। अगर आपको मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम Q एब्जॉर्ब के बराबर हो सकता है, ठीक है। इसलिए Q एब्जॉर्ब को हटा करके हम मैक्सिमम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, ये नया फॉर्मूला आ गया, बट इसको इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि अगर इस तरह का आपको दिया है कि W इतना ही काम हो रहा है और इतना काम बढ़ाया जा सकता था, तो अगर इतना काम तक बढ़ाया जा सकता है तो इफिशियंसी क्या होगा, तो सिंपली इसको आप ले लीजिए मैक्सिमम वर्क, इसको आप ले लीजिए एक्चुअल वर्क, ठीक है। तो एक्चुअल यहाँ पे है आपका 20 और मैक्सिमम है 40, तो 1/2 यानी 0.5 इफिशियंट होगा, तभी ये होगा। सिंपल सी बात है भाई, 20 किलोवाट वर्क हो रहा है, 40 किलोवाट होगा, कब होगा, तो भाई इफिशियंसी उसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, सिंपली, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इस तरह का काम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर है, बोलता है द डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन इफिशियंसी इज। तभी हम लोग पढ़े हैं कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है जी, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। वर्क डन, जो भी वर्क डन है आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब को क्या बोलते हैं, हीट इनपुट बोलते हैं, ठीक है। तो हीट इनपुट देख लीजिए, टोटल वर्क ये आउटपुट ही होता है, वर्क तो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। तो वर्क तो इनपुट होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई नीचे होता है आपका सोर्स, ठीक है, सोर्स से हमारा Q हीट इनपुट होता है। हाँ, हीट इनपुट होने के बाद फिर यहाँ से जो होता है आपका वर्क, वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका एक ये मान लो Q1 है, तो दूसरा जो लो टेम्परेचर का हीट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी आउटपुट होता है, ओके। तो Q आउटपुट बाई W आउटपुट बाई Q इनपुट, नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल हीट इनपुट, ठीक है। ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से बनाना है, कोई इशू नहीं है, आराम से समझ के बस करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बस देता है, आपको ध्यान देना होता है। तो नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल हीट इनपुट, ये आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए यहाँ पे क्या है, बोलता है द कैरनोट्स इंजन वर्किंग बिटवीन 400 Kelvin and 800 Kelvin has a work of output 1200 joule per cycle. The amount of heat energy supplied to the engine from the source in each cycle is, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना हीट जो है वो सप्लाई किया गया, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द सोर्स। तो ध्यान देना है, फ्रॉम द सोर्स पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है, अगर मैं Q1 Q2 की बात करूं तो Q1 पूछ रहा है, ठीक है। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है, याद रखिएगा। हाँ, सोर्स होता है भाई, सिंक होता है, ठीक है, ये सब हम लोग नाम देके रखे हैं रिजर्वायर का, और ठीक है, यहाँ से Q1 हीट हम लेते हैं, ठीक है, सोर्स से, और फिर ये एक पार्ट W में खर्च होता है वर्क डन, और फिर बाकी पार्ट जो है Q2 का वो रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर के केस में दिया है, तो मैं सबसे पहले इफिशियंसी निकालता हूँ। इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस, हम लोग पढ़े थे। अच्छा देखो, अब एक हाई टेम्परेचर है, एक लो टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर आपका नीचे हो जाएगा T1 800 और ऊपर में हो जाएगा T2 आपका 400, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, पढ़ चुके हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 400 बाई 800 केल्विन, यानी 1 माइनस 1/2, तो ये आपका 1/2 ही आ गया, ठीक है। ये हो गया ईटा। अब देखिए, अब हमारा ईटा का एक और फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, वो होता है वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई हीट इनपुट, ठीक है, हीट इनपुट। अभी देखे थे, वर्क आउटपुट आपको दिया हुआ है 1200 है, ये 1200 हो गया, और इनपुट क्या है, यही Q1 है जो हम लेते हैं सोर्स से, ठीक है। तो ये 1/2 आ गया है ईटा का वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई Q1। यहाँ से हमारा Q1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1200 इंटू 2, यानी सिंपली आपका 2400 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे 1 नंबर करेक्ट है, काफी आसानी से आप बना पाएंगे। आगे देख लो, इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 47। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना।
कि एक कैरनोट इंजन हुज इफिशियंसी इज 40%, ठीक है, टेक्स इन हीट फ्रॉम सोर्स मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 500 केल्विन, ठीक है। तो जब आप जो है मतलब इफिशियंसी को 40% लेते हो, 40% का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में 40/100 और उसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2/5। तो जब आप इफिशियंसी इतना लेते हैं तो उस केस में जो सोर्स से जो टेम्परेचर सोर्स का जो टेम्परेचर है वो 500 केल्विन है, ठीक है। यानी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो मेरा T1 है वो क्या है, 500 केल्विन, ठीक है जी। बोलता है इट इज डिजायर टू हैव एन इंजन ऑफ इफिशियंसी 60%। अब बोलता है कि अगर 60% इफिशियंट इसको किया जाए, ठीक है, मतलब ईटा2 क्या हो जाए 60%। 60% का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में 60/100 कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका 3/5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो अगर इतना किया जाए तो बोलता है देन इनटेक टेम्परेचर, यानी इनटेक मतलब क्या, क्यू इन, या हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इन, ठीक है। इन टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है कि उसके ऐसा केस में इन टेम्परेचर T1 ही बोलेंगे कि T1 आपको फाइंड करना है फॉर द सेम एग्जॉस्ट, यानी सिंक पर जो टेम्परेचर है वो वही रहेगा। मतलब यहाँ T1 दिया हुआ है, यहाँ से आप जो T2 निकालोगे ना उसी T2 सेम पर, ठीक है, सेम T2 पे आपको T1 कितना होगा, यानी कितना इनटेक टेम्परेचर होगा। तो काफी इजी है, देखो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ईटा1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - T2/T1, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब ईटा1 आपका लेना है 2/5, तो 1 - T2 कितना है, T2 तो फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई T1, T1 आपका 500 है, यहाँ से हो जाएगा T2/500 इज इक्वल टू 1 - 2/5, सो इट इज 3/5, ठीक है। एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से 5 से 100 कट हो जाएगा तो आपका फाइनली जो T2 आ रहा है वो हो जा रहा है 100 3 जा 300, तो 300 केल्विन आ गया, ठीक है। अब इसी T2 के लिए आपको T1 चाहिए, तो ये इफिशियंसी चाहिए आपको, ठीक है। तो नाउ अब मैं अगर ईटा2 अगर लगाता हूं तो फॉर्मूला तो वही रहेगा 1 - T2/T1, ठीक है। तो ईटा2 अब आपका क्या है 3/5 है, यहाँ पे निकाले थे, इक्वल टू 1 तो अब आपको T2 सेम रखना है जो आपका आ गया, तो ये 300 होगा। चूंकि देखो साफ लिखा है ये सेम एग्जॉस्ट होगा, यानी सिंक का टेम्परेचर जो आपको फाइंड आउट हुआ है वही लेना है और आपको इनटेक टेम्परेचर निकालना है, या T1 आपको निकालना है इस केस में, ठीक है। चलिए सोल्व कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 300/T1 इज इक्वल टू 1 - 3/5, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 300/T1 इज इक्वल टू 2/5 आएगा एलसीएम लेने से। अब देखो यहाँ पे 2 से कट कर दे तो 150, ठीक है। तो T1 क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 15 5 जा 75, तो 750 केल्विन आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या आपको बोला था ना, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, काफी इजिली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है क्या है जी, द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ना फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया है, तो ये तो काफी सिंपल है। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लिख लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पहले हम लोग निकालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, किस पे फ्रीज होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, ठीक है। और इसको अगर हम बदल दें केल्विन में तो क्या हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी, तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई भी बॉयल कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बदलिएगा केल्विन में तो क्या हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब ईटा होता क्या है, तो ये हाई टेम्परेचर है, ये आपका क्या है, ये आपका है T1, ये आपका लो टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है हमारा T2, तो 1 - T2/T1 कर दीजिए। 1 - T2 कितना है 273 डिवाइडेड बाई 373, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो 100 का डिफरेंस आ जाएगा भाई 373, ये आ गया। तो अगर ईटा को निकालना है परसेंटेज में आपको अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, तो देखो ये तो ईटा आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे परसेंट में दिया है तो परसेंट में करने के लिए आप और 100 से गुना कर दो, 373 इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंट में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा, तो 373 है ना, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो आपका लगभग जो है 25 से ऊपर 26
0.26 आएगा, और इसको तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। तो ये मैं अप्रोक्सीमेशन करके बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, इतना ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है जी, चलो यहाँ पे 49 है। बोलता है इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज 227 डिग्री सेंटीग्रेड। सोर्स की बात किया है, यानी ये T1 दिया हुआ है, कितना है 227, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आप बदल दीजिए प्लस 273 से ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा केल्विन में। तो कितना आ जाता है 7 3 10, 7 2 9 10 और 5, ये आपका आ गया 500 केल्विन, ठीक है। अच्छा, द इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज 40%। तो ईटा आपको 40% है, 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/5। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक पूछ रहा है ना, आपको T2 पूछ रहा है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - T2/T1, ठीक है जी। तो ईटा आपका 2/5 है, तो 1 माइनस लिख देते हैं ऐसे, T2/T1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है 3/5 इज इक्वल टू T2 कितना है फाइंड करना है, T1 कितना है 500। यहाँ से मेरा T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 से 500 कट कर दीजिए, 100 आएगा, 100 3 जा 300 केल्विन। अच्छा, 300 केल्विन का मतलब क्या होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को फिर से बदलिएगा केल्विन में तो 300 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ये बिल्कुल स्मूथली बनेगा, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करते चले जाना है। 50 नंबर देख लेते हैं एक और, क्या है जी, बोलता है ए साइकिल हीट इंजन डज 24 किलो जूल पर साइकिल। वर्क दे दिया है भाई 24 किलो जूल, ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज जितना, ईटा आपको दे दिया है 0.8। व्हाट विल बी द हीट इन किलो जूल रिजेक्ट पर साइकिल। रिजेक्ट पूछा है, यानी आपको पूछ रहा है कि भैया Q2 कितना होगा, Q2 क्या होगा, कितना होगा। काफी सिंपल हो गया, कैसे, ठीक है। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो वर्क होता है वो क्या होता है Q2 - Q1 होता है, ओके। तब आपका काम यहां से काफी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए वर्क आपका कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे Q2 - Q1। अच्छा, इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी का फॉर्मूला आ जाता है 1 - Q2/Q1, ठीक है। ये आ जाता है जी। चलो कोई इशू नहीं है, वो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि रिजेक्ट वाला पूछा है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है वर्क डन बाई Q1 होता है, ठीक है, यानी टोटल वर्क आउटपुट बाई आपका हीट इनपुट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये चूंकि दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 24 किलो जूल, ओके, ये Q1, और इफिशियंसी कितना है 0.8 है। यहाँ से आपको Q1 मिल जाएगा 24/0.8, ठीक है, 8 3 जा होता है, तो यहाँ पे आपका आ गया 30, तो 30 किलो जूल आ गया, ये आ गया Q1। तो Q1 पता चल गया तो हो जाएगा, ये 24 है, Q2 आपको निकालना है, Q1 - Q2 होता है ना, तो मिस्टेक यहाँ पे क्या होता है, ये होता है हमारा Q1 - Q2, ठीक है, क्योंकि हीट इनपुट बाई माइनस हीट आउटपुट होता है ना Q1 - Q2। तो Q1 आपका 30 आ गया माइनस Q2, तो Q2 यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 30 - 24, यानी आपको 6 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। किलो जूल में पूछा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। बिल्कुल देखो फास्ट बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, और कोई इशू नहीं है, आप आसानी से बनाते हुए जा सकते हो, ठीक है। आपको इसी तरीके से बनाना है। अब मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई देखो इसी तरह के क्वेश्चन और भी आगे आएंगे, पीडीएफ भी आपको मैंने कोर्स में दिया हुआ है, तो आप क्या करो ना कि क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो। एक बार क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं बनाता चला जाऊंगा तो इससे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो फार्मूला बेस्ड है, मैथमेटिक्स का बस यूज करना है, ठीक है, और बहुत हार्ड मैथमेटिक्स नहीं है, काफी सिंपल है, बहुत मजा आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे क्या है, बोलता है इफ द डोर्स ऑफ ए रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर ए फ्यू आवर द रूम टेम्परेचर विल इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा भाई, तो देखिए अगर आप रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ देते हैं तो ऐसे ही क्या होता है, क्योंकि ये जो है आपका रिवर्सिबल इंजन पे काम करता है, यानी लोअर टेम्परेचर से, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क के साथ लोअर टेम्परेचर पर से हीट फ्लो होता है आपका हॉट टेम्परेचर पे, ठीक है, बात समझिएगा। हाँ, और जनरली जो फ्रिज है, जो आपका फ्रिज है, तो फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज जो आपका रेफ्रिजरेटर है ये लो टेम्परेचर पे होता है, और जो आपका रूम है
रूम क्या होता है, ये आपका हाई टेम्परेचर पे होता है, तो इसको ठंडा करने के लिए एक्सटर्नल वर्क होता है और उसके साथ क्या होता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट आपका ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, यही वजह है कि जहाँ पे फ्रिज रखा रहता है ना, वहाँ पे देखिए थोड़ा मोड़ा आपको गर्म एहसास होगा बाहर में, क्योंकि और हीट अंदर से बाहर ही आ रहा है। अब अगर इसको आप खुला छोड़ देंगे, इसके डोर को आप खोल के छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजेक्शन है वो बढ़ जाएगा, हीट तेजी के साथ में लो से हाई की तरफ आएगा, यानी हाई वाला और हाई होता जाएगा तो गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इससे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपके लिए काफी लेक्चर अच्छा था और आपको मैंने ये पूरा PDF भी दिया हुआ है कोर्स में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप YouTube पे देख रहे हो, आपको कोर्स चाहिए, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को बाई कर सकते हो। बहुत ही कम रेट में कोर्स मिल जाता है और वहाँ पे फिर सिस्टमेटिकली आप सारे डाउट्स भी क्लियर करा सकते हो। ठीक है, आपके डाउट्स मैं व्हाट्सएप पे ले लेता हूँ और आपको PDF मिल जाता है, सिस्टमेटिक सारे वीडियोज मिल जाते हैं, डाउट्स आपके क्लियर होते हैं, तो आपको पढ़ने में काफ़ी मजा आता है। इसी तरीके से करना है। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ और डाउट्स बचे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन उसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।